ये वीडियो पार्ट सेकंड है, क्योंकि इस वीडियो से जो पहले का वीडियो था उसके अंदर हमने 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे जो कि राजस्थान के एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री सब्जेक्ट से जुड़े एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर यानी एआरओ और असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर यानी डबल एआरओ एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे गए थे। वो 20 क्वेश्चन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आज और हम 20 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके साथ हम क्वेश्चंस के सहारे कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी ट्रिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट बातों के साथ हम आगे इस वीडियो के अंदर बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी सॉइल साइंस सब्जेक्ट और बेटर बन सके। राइट, तो हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है, और अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सबसे पहले सवाल के साथ, जो कि है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कब स्टैब्लिश हुई थी। अब इसका नाम बदल गया है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर बोल दिया जाता है इसे। कहाँ है ये सेंटर, आप अच्छे से जानते होंगे। ये है, चलिए कहाँ है उसके बारे में बात करेंगे। अब इसका आंसर कैसे करिए, क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए। आई होप मुझे पॉज करते हुए अपना आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर अगर मैं रिवील करूं तो वो है 1974। 1974 ठीक है, लेकिन क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन हम अभी अच्छे से याद करेंगे। सबसे पहली बात कि एनआरएससी कहाँ है। एनआरएससी तो याद रखेंगे ये हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया में, मतलब हैदराबाद के अंदर है। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट स्पेस रिसर्च स्टेशन जो हमें याद रहना ही चाहिए, जो कि वो क्या है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो। कहाँ पर है, अहमदाबाद में। कब स्टैब्लिश हुआ, 1972 के अंदर। तीन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं जो हम कह रहे हैं रिमोट सेंसिंग से जुड़े, हमें अच्छे से याद होने चाहिए। नंबर एक हमने याद कर लिया, कौन सा, एनआरएससी। दूसरा याद किया हमने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, और तीसरा हमें याद होना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ है ये, देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। कब स्टैब्लिश हुआ, 1966 में। अब ये ईयर्स को मैंने क्यों लिख दिया, मैं जानता हूं आपको ये तीन इंस्टीट्यूट आपको ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के ईयर भी हमें याद रखने जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि एनआरएससी का पूछ लिया है, तो हो सकता है इस बार आईआईआरसी यानी हम कह सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग को पूछा जा सकता है, आईआईआरएस। है ना, कहने का मतलब ये हुआ, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, जो फर्स्ट ऑपरेशनल इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यानी आईआरएस 1A जो है वो कब लॉन्च हुआ था। अगर आप इसका जवाब जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट है रिमोट सेंसिंग से जुड़ी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो उसमें हम कहेंगे कि जो वेव लेंथ होती है, स्पेक्ट्रम होता है EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो स्पेक्ट्रम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वो जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर एक सीक्वेंस अच्छे से याद होना चाहिए कि सबसे पहले गामा रेज होती है, उसके बाद एक्सरे होती है, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट है, उसके बाद विजिबल है, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। इसकी कई बार मैं ट्रिक्स के साथ भी इसे हमेशा याद करता आया हूँ, और मैंने स्टूडेंट्स को याद कराने की कोशिश भी की है। ऐसे कि किसी एक लड़के को गम आया, गम आना मतलब समझते हैं ना, दुख आया। तो दुख आया तो उसने कहा क्या करूं, तो उसने एक्सरे करवाया अपना। आप कहेंगे इसका तो कोई सेंस नहीं हुआ, हड्डी थोड़ी टूटी है। मान लीजिए लोगों की हड्डी टूटती है तो वो एक्सरे कराते हैं, इसका दिल टूटा है तो वो एक्सरे करा रहा है। ठीक है भाई, गम आया तो उसने एक्सरे कराया। एक्सरे कराने के लिए किसके पास गया, वो यूवी के पास गया। यूवी उसका एक दोस्त है जो कि डॉक्टर है, तो उसके पास गया। तो यूवी ने कहा भाई, यूवी ने उसे पहले देखा विजिबली, उसने सिर्फ देखा, देखकर उसने कुछ हिसाब लगाने की कोशिश करी, लेकिन देखने से उसका काम बना नहीं। तो उसने कहा उस तेरे ऊपर तो इंफ्रारेड लाइट डालनी पड़ेगी। तो यूवी ने उसके ऊपर क्या डाली, इंफ्रारेड लाइट डाली। इंफ्रारेड लाइट डालने से भी उसे समझ नहीं आया कि इसके अंदर गम क्यों है। तो फिर उसने उसे कहाँ बिठा दिया, माइक्रोवेव के अंदर बिठा दिया। आप कहेंगे ये तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा, बिल्कुल नहीं बन रहा है, लेकिन मेरे दोस्त एक ऐसा है जिसकी इमेजिनेशन, जो जिसको मैं इस तरह से इमेजिन करता हूँ, उसको गम आया, फिर उसने एक्सरे कराया, किसके पास गया, यूवी के पास गया। यूवी ने उसको यूजुअली भी देखा, देखने से कुछ समझ नहीं आया तो उसने इंफ्रारेड लाइट डाली। इंफ्रारेड लाइट डालने से काम नहीं बना तो उसने उसे माइक्रोवेव में ही बिठा दिया। अब माइक्रोवेव में वो बैठा बैठा बोर हो गया, तो फिर उसे रेडियो भी चालू करके दे दिया। कोई सेंस नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है, लेकिन अगर ये स्टोरी सीक्वेंस में याद रहे तो ये हमें एक बढ़ता हुआ सीक्वेंस याद रह जाएगा वेव लेंथ का। अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि वेव लेंथ का बढ़ता हुआ सीक्वेंस बता दो, फ्रीक्वेंसी का घटता हुआ सीक्वेंस बता दो, है ना। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, गामा रे की है। वेव लेंथ सबसे कम किसकी है, गामा रे की है। अपोजिट चलते हैं, ये पता होना चाहिए, बेसिक फंडा होता है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि विच स्केल इज यूज्ड इन डिटेल्ड सॉइल सर्वे। ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, कोई कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं। मुझे लगता है स्केल का कॉन्सेप्ट कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में गड़बड़ हो चुका है, हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो उसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे अभी। इसका आंसर गैस कीजिए। मुझे लगता है आंसर तो आपका बिल्कुल सही आपने गैस किया होगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आंसर तो इसका फोर्थ ही है, यानी डिटेल्ड सॉइल सर्वे जो होते हैं उसके अंदर 5,000 से 10,000 तक
दोनों ही तरह के हम कहते हैं लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी के हिसाब से, ये लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी के हिसाब से दोनों सही हैं, और 1000 1:8000 भी ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है याद रखना है, क्या समझने वाली बात है, तो मैंने कुछ नोट पॉइंट के रूप में अपनी भाषा में आपको यहाँ लिखने के, याद करवाने की या समझाने की कोशिश की है कि जितना ज्यादा स्केल उतना कम नंबर्स। क्या बोल रहे हो भाई दिवाकर? दिवाकर ये बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि जितना छोटा नंबर होगा, जैसे कि 1:5000, 5000 छोटा सा नंबर है, आप कहेंगे तो फिर बड़ा नंबर क्या है, तो ये मान लो 10 लाख है, 10 लाख एक बड़ा नंबर है। तो जितना बड़ा नंबर होता है स्केल उतना स्मॉल बोला जाता है, इसको स्मॉल स्केल कहते हैं, इसको लार्ज स्केल कहते हैं। क्या कारण है, ये कैसी कहानी है? पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि उल्टा है ये, जितना छोटा नंबर उतना बड़ा स्केल बोलते हैं उसे। पहली बात उल्टी है, ये याद रखनी है। ठीक है भाई दिवाकर, समझ आ गई। मतलब 1000 मतलब 1:5000 मतलब ये बड़ा स्केल है और ये ज्यादा डिटेल्स देगा, तो मतलब हम जूम किए हुए हैं, है ना। मेरे पास काश एक मोबाइल होता, मोबाइल में तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, पर ठीक है, मान लेते हैं जितना ज्यादा हम करते हैं ना, कोई फोटो को जूम करके देखते हैं, है ना। जब भी कोई फोटो खींच के आते हैं हम ग्रुप में, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी शक्ल को जूम करते हैं। तो ये जो हम जूम कर रहे हैं, तो मतलब हम स्केल को क्या कर रहे हैं, 1 रेशो कम उसके ऊपर लेके आ रहे हैं। तो मतलब ये क्या हो गया, इस स्केल को हम ज्यादा बड़ा स्केल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम ज्यादा डिटेल्स देख सकते हैं, अपनी शक्ल को ज्यादा डिटेल्स में देख पाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसे बड़ा स्केल कह देते हैं। जितना बड़ा नंबर हो जाता है तो उसे छोटा स्केल कह दिया जाता है। अब इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि 1:5000 का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये तो मैप की बात की गई है। मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर जो है भाई, वो 5000 सेंटीमीटर इस दुनिया में रियल वर्ल्ड के अंदर बताता है। क्या समझा? कि मैप के अंदर रियल वर्ल्ड को तो कैसे दिखाएं, तो उसको स्केल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो स्केल का पहला नंबर क्या बताता है, हमेशा मैप पर दूरी बताता है कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम सेंटीमीटर में माप रहे हैं। लेकिन दूसरा नंबर ये जो है, ये रियल वर्ल्ड के अंदर जमीन पर वास्तव की दूरी को बता सकता है। आप कहेंगे कि जमीन पर हम 5-5 हजार ऐसे सेंटीमीटर में क्यों नाप रहे हैं, तो ये तो सेंटीमीटर में तो हमने स्केल को समझने की कोशिश की है, लेकिन जब हम किलोमीटर में बदलें तो क्या होगा। यानी आप ये समझे कि 1:5000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस बराबर 5000 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ये तो बात समझ आई आपको। मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर बता रहा है 5000 सेंटीमीटर डिस्टेंस को, तो इस सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदलूं तो वो बनेगा 50 मीटर, और 50 मीटर को किलोमीटर में लिखूं तो 0.05 किलोमीटर। यूनिटरी मेथड आप लग जाएंगे, यूनिट्स आपको समझ में आनी चाहिए कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए, है ना। और अगर हम एरिया की बात करने लगे तब क्या होगा, इस 50 का हम सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, है ना, एरिया निकालने के लिए क्या करता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ता है। तो 50 × 50 एरिया के रूप में करेंगे तो कितना आएगा, 2500 मीटर स्क्वायर आएगा। अब 2500 मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलना है ना। हेक्टेयर में बदला नहीं है, यहाँ पे बदल देते हैं अभी। हेक्टेयर यहाँ पे ये किस में आ जाएगी, यूनिट, हम ये समझते हैं ये हेक्टेयर में आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हेक्टेयर के अंदर हम समझते हैं कि 0.25 कैसे आया, 10,000 का मैंने भाग लगा दिया। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले वक्त में आपको एक टेबल अच्छे से याद करनी पड़ती है। आपको ये चारों अच्छे से सर्वे याद करने पड़ते हैं, रैपिड रिकॉन्सेंस, रिकॉन्सेंस, सेमी डिटेल और डिटेल्स। ये आपने जैसे तैसे कैसे भी याद कर लिया कि सबसे बड़ा स्केल हमने हाई इंटेंसिटी में याद रखा 1:5000, फिर लो इंटेंसिटी में 10,000 याद रखा, फिर 1:50,000 हम थोड़ा और सेमी डिटेल है तो हम थोड़ा और जूम आउट कर रहे हैं, 50,000 पे आए। रिकॉन्सेंस में हम कह रहे हैं 1 लाख से 2.5 लाख तक चले गए, और फिर रैपिड रिकॉन्सेंस पे तो हमने हद ही पार कर दी। अरे इतना रैपिड हम सर्वे कर रहे हैं कि 10 लाख, हम कह रहे हैं 10 लाख जितना हमने एरिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ हमने बहुत ज्यादा जूम आउट कर दिया है, ये बहुत ज्यादा स्मॉल स्केल हो गया, है ना। तो कहने का मतलब ये है, आप और इसके यूजेस भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मोर इंटेंसिव स्टडी के लिए काम में बताया गया है। और ये रीजनल प्लानिंग, ये बहुत पूछा जाता है कि रीजनल प्लानिंग के लिए क्या काम में लेते हैं, तो रिकॉनेसेंस काम में लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए क्या काम में लेते हैं, सेमी डिटेल्स काम में ले सकते हैं। डिटेल कब काम में लेते हैं, डिटेल तब काम में लेते हैं जब आपको एआरएस बनाना हो, यानी एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन बनाना हो, कोई पायलट प्रोजेक्ट चालू करना हो, विलेज और अर्बन एरिया। अच्छा, मैं सिविल सर्वे के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ, अगर डिटेल्स में अच्छे से समझना चाहें चीजों को तब आप वहां उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब फील्ड डिस्टेंसेस निकालनी है तो क्या कर सकते हैं भैया, आपने जो कि दिवाकर भाई आपने अभी बताया था कि इस 5000 को आपने मीटर में बदलना सिखाया था, तो बस मीटर में बदल बदल कर ही हमने दो फील्ड की डिस्टेंस को बताया है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमने रेशो याद कर रखा है उसके अंदर से 2 जीरो हटा दूंगा, क्या
5,000 में से 2 जीरो हटाऊंगा तो 50 बन जाएगा, 10,000 में से 2 जीरो हटाऊंगा तो 100 बन जाएगा, 50,000 में से 2 जीरो हटाऊंगा तो 500 बन जाएगा, 1 लाख में से 2 जीरो हटाऊंगा तो 1,000 बन जाएगा, तो उसको मैं 1 किलोमीटर कह सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वक्त और दो, 1 मिनट और दीजिए मुझे बस, कि एरिया रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया की बात करते हैं। एरिया के लिए तो मैंने आपको बताया ना अभी, एरिया के लिए क्या करना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो 0.25, उसका स्क्वायर कर दिया हमने। स्क्वायर करने के बाद 10,000 का भाग भी लगाया, क्यों, क्योंकि हमें हेक्टेयर में चाहिए। हेक्टेयर में चाहिए तो इस तरह से हमने इसके हेक्टेयर के अंदर अलग अलग एरिया निकाल दिए। और फ्रीक्वेंसी के अंदर कुछ नहीं है खास, जो आपने यहाँ पे समझते हैं कि भैया इसको इसके अंदर डिवाइड लगा लो, 1 हेक्टेयर का 0.25 मतलब 25%, यानी समझते हैं 1 हेक्टेयर में कितनी बार असर फ्रीक्वेंसी रहेगी, 4 फ्रीक्वेंसी रहेगी, है ना, क्योंकि 1/4 हिस्सा है, 1 हेक्टेयर का 1/4 हिस्सा है ना। इसको ऑब्जर्व करके आप इसकी फ्रीक्वेंसी को भी समझ सकते हैं। तो ये टेबल समझाना मेरा मकसद था। मैं चाहता था कि आप स्केल का कॉन्सेप्ट समझें, क्योंकि मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में स्केल का कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर नहीं होता है। तो आई होप आपको इससे थोड़ी और क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, और यही टेबल आपके सामने बुक्स में भी रिप्रेजेंटेड है। ये कॉलम इधर उधर हो रखे हैं बस, और ये कॉलम इधर उधर होने के कारण ही मुझे लगता है, देखो मैंने इस कॉलम को पहले रखा है, क्यों रखा है, ताकि मैं आपको ये चीज साथ में रिलेट करके समझा सकूं। चलो खैर, जो भी है आप इस चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द ह्यूमिक सब्सटेंसेस? पहले तो गैस कीजिए। हो सकता है आप इस क्वेश्चन को देख के दिमाग में आएगा कि भाई साहब हमने बहुत पढ़ा ह्यूमिक एसिड को, फल्विक एसिड को और ह्यूमिन को, लेकिन ये तो कभी नहीं पढ़ा कि इसे ह्यूमिक सब्सटेंसेस को कैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। लेकिन पूछ लिया आरपीएससी ने, तो बताइए क्या होगा। जवाब होगा, बता रहा हूं जवाब, जवाब होगा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या दिवाकर, सीधा ही याद कर लें हम? कर लो, याद तो कर लो, लेकिन कुछ और बातें भी बता सकते हैं तो बता दीजिए। बिल्कुल, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब क्या हुआ कि हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको लगेगा कि हाँ हमें हमें भी कुछ पता था। क्यों? आपको पता है E4/E6 की वैल्यू, पता है कि नहीं पता है? E4/E6 वैल्यू का नाम सुना है कभी आपने? मेरे ख्याल से जरूर सुना होगा। नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अभी आपको मैं सुनाऊंगा। तो ह्यूमिक सब्सटेंसेस कंटेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना। ह्यूमिक सब्सटेंसेस के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं। उसको उनको हम यूवी रेडिएशंस देकर उनकी कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब काम की बात ये भी दिमाग में रखनी है कि एनआरएम और ईआरएस जो है, क्या इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है? नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा काम की बात नहीं है, लेकिन नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एनआरएम और ईआरएस और ईआर मतलब इंफ्रारेड वगैरह जो है, ये क्वालिटेटिव या स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दिवाकर, आगे बढ़ो। आगे बताने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है, E4/E6 वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्लीज अच्छे से फोकस करते हुए याद करिएगा क्या बोल रहा हूँ। E4/E6 का कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे ये एब्जॉर्बेंस बताता है। ह्यूमिक सब्सटेंसेस हमारे पास जो हैं, उनकी एब्जॉर्बेंस एट 465 नैनोमीटर एंड 665 नैनोमीटर, दो पर्टिकुलर रेडिएशंस पर हमने जज करने के, दोनों ही कौन सी रेंज में है, यूवी रेंज में है। इसीलिए हम कह देते हैं कि भैया ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मैंने इसको रिलेट कर दिया है। पीछे से शोर आ रहा होगा, उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, तो E4/E6 रेशियो ऑफ एब्जॉर्बेंस एज 465 टू एब्जॉर्बेंस 665 मेजर्स द यूवी विजिबल रेंज, है ना। अब काम की बात ये याद रखनी है कि E4/E6 का जो ये रेशियो है, ये एरोमेटिक और एलिफेटिक का फ्रैक्शन को बताता है। क्या बोला मैंने? एरोमेटिक अपॉन एलिफेटिक। क्या बोला मैंने? एरोमेटिक अपॉन एलिफेटिक। ऊपर क्या है? एरोमेटिक, नीचे क्या है? एलिफेटिक। एरोमेटिक एलिफेटिक में फर्क समझते हैं? आशा करता हूं समझते हैं। एरोमेटिक मतलब क्या, जिसमें रिंग्स वगैरह होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने हो सकता है नीट की प्रिपरेशन के दौरान कभी अच्छे से पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, जिसके अंदर बेंजीन स्ट्रक्चर वगैरह इस तरह की चीज आ जाती है तो उसे एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। एलिफेटिक मतलब जो सिंगल चेन वाले होते हैं, कार्बन कार्बन की सिंगल चेन होती है। तो E4/E6 की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा कब होगी? जब एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा होगी, है ना। तो हाई कब होगी? जब एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा हो। ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। E4/E6 की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा होते हैं और एलिफेटिक कंपाउंड कम होते हैं। रेशो कब ज्यादा बनता है? रेशो तभी तो ज्यादा बनेगा जब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा हो और नीचे वाली वैल्यू कम हो। समझ पा रहे हैं? कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे साथ? ये रेशो के ऊपर खेल रहा हूं मैं, यही इंपॉर्टेंट है। ये रेशो समझिएगा। अब ये दोनों रेशो बता रहे हैं ना, 465 और 665, ये क्या है? एरोमेटिक और एलिफेटिक फ्रैक्शन को बता रहे हैं, तो इसे अच्छे से याद रखना है। तो ये E4/E6 की वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो लेस ह्यूमिफाइड है और उसके अंदर हम कहेंगे कम मॉलिक्यूलर वेट वाले लोग होंगे, यानी फल्विक एसिड के लिए E4/E6 की वैल्यू ज्यादा होती है और ह्यूमिक एसिड के लिए कम होती है।
ठीक है, तो आप क्या मुझे सीक्वेंस बता सकते हैं, सबसे ज्यादा किसका होगा, उससे कम किसका, उससे कम क्या होगा, E4/A6 का रेशो। ये क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक सीक्वेंस बताइए कि सबसे ज्यादा किसकी होगी E4, सबसे ज्यादा तो मैंने बता ही दिया आपको, वैसे तो कोई सेंस नहीं है वैसे इसका तो ऑफकोर्स, है ना, तो पर फिर भी आप सीक्वेंस बताइएगा मुझे क्या होगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इमिटेड कलर ऑफ सोडियम। अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो आप एक बारी में बता सकते हैं कि सोडियम का कलर क्या होगा। सोना, सोना सोना चांदी वाला सोना, सोडियम Na, सोना मिला के मैंने बताया था येलो कलर का होता है सोना, और इस तरह की ट्रिक बता के मैंने आपको कहा था ये येलो कलर इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप कहें कि भाई साहब आपने तो और भी याद करवाए थे, और भी ट्रिक्स थी, तो अगर नहीं देखा हो तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। इन द प्रेशर प्लेट एपरेटस, ये मुझे लगता है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। अपना जवाब अपने मन से पहले पहले सोचिए, खुद सोचिए। आशा करता हूं कि आपने सोच लिया होगा अपना जवाब। मुझे लगता है कि आपने सोचा होगा आपका जवाब 15 बार है, लेकिन आरपीएससी के अनुसार इसका जो आंसर ऑफिशियल आंसर दिया गया है वो 20 बार दिया गया है। कैसे दिया गया है मुझे भी नहीं पता, इसका कोई पर्टिकुलर रेफरेंस मुझे भी नहीं मिला, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भाई परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट ही इसका वो होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, तो 15 बार हम आंसर करके आ जाते हैं, जो कि उन्होंने जानबूझ के मुझे लगता है पहले ऑप्शन में रखा था। बट स्टिल इसका आंसर जो है वो 20 बार दिया गया है। अगर आपको इसका कारण पता हो, आपने किसी किताब में पढ़ा हो, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, है ना। मेरे जैसे और भी स्टूडेंट्स होंगे जो जानना चाहेंगे कि भाई कैसे 20 बार दे दिया। अगर आपको पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे इसका पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं मिला, इसलिए मुझे लगता, लेकिन क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हम तो उन क्वेश्चंस को आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकें, तो मुझे लगता है थोड़े अलग हैं, क्रिटिकल हैं, जिनके आंसर अलग आ गए, आपके साथ डिस्कस कर सकूं, यही तो मकसद है इस वीडियो का। चलो खैर, नेक्स्ट हम देखते हैं द मैक्सिमम एरिया ऑफ सॉइल ऑफ राजस्थान कम्स इन द। अब ये क्वेश्चन थोड़ा हमारे लिए पर्सनल है, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी के ऊपर बात आ गई है, तो बताने हैं कौन से ज्यादा ऑर्डर्स देखे जाते हैं। गैस करिए आंसर क्या होगा। आई होप आपने सही गैस किया होगा। आंसर शुड बी द पधारो हमारे देश, डेजर्ट, डेजर्ट के अंदर एरिड, एरिड जोन के अंदर एरिड सोल, और साथ में एकदम ही नई बनी हुई सॉइल जिसे हम कहते हैं एंटी सोल, है ना, जिसके अंदर किसी तरह का कोई ओरिजिन ही नहीं होता, है ना, तो एंटी सोल और एरिडी सोल्स क्या है, डोमिनेंट है किसके अंदर, इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ द सॉइल ऑगर इज यूज्ड इन द सॉइल हैविंग हाई अमाउंट ऑफ क्ले कंटेंट। क्या लगता है आपका जवाब बताइए। ये सभी क्वेश्चंस या तो एआरओ में आए हुए हैं या डबल एआरओ में आए हुए हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एआरओ या सिर्फ डबल एआरओ, दोनों के पेपर को मैंने ऑब्जर्व करके मुझे 40 क्वेश्चन मिले जो मुझे लगता है कि भैया थोड़े से अलग हैं, अच्छे से समझ में आना चाहिए, मतलब इनकी बात होनी चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो दिया गया है ऑफिशियल आंसर की में वो है स्क्रू टाइप ऑगर। अब समझने के लिए हो सकता है हम समझ सकते हैं कि मिट्टी के अंदर जब क्ले कंटेंट ज्यादा है तो अगर वो सूखेगी तो वो हार्ड ज्यादा हो जाएगी, और उस हार्ड लेयर को तोड़ के उसमें से सैंपल निकालने के लिए हम स्क्रू ऑगर का काम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे स्पेसिफिकली स्क्रू ऑगर कब मेंशन किया जाता है कि भाई साहब जब आपके पास मिट्टी सूखी हो, ड्राई हो, तब आप काम में ले सकते हो। मिट्टी सूखी हो, ड्राई हो, तब आप काम में ले सकते हो स्क्रू ऑगर। ट्यूब ऑगर, पोस्ट होल ऑगर हम काम में लेते हैं जब मिट्टी गीली है, सैचुरेटेड कंडीशंस है तो उसके अंदर काम में लेते हैं। ट्यूब ऑगर नॉर्मल सॉइल के अंदर भी काम में ले सकते हैं, है ना। पोस्ट ऑगर स्पेसिफिकली सैचुरेटेड कंडीशन में काम में लेते हैं। डच ऑगर और एडमल, है ना, इसका दूसरा नाम भी है एडलमैन ऑगर भी कहा गया है। तो मैंने जब इसको इस क्वेश्चन को सर्च किया गूगल के ऊपर और थोड़ा इसके बारे में जानने की कोशिश करी इस आंसर को, तब इसका आंसर मुझे पता चला कि गूगल कहता है कि डच ऑगर इसका आंसर होना चाहिए। ये दूसरे सोर्सेज में भी अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा डच ऑगर। मैंने साइट और उसका लिंक, आई थिंक, मतलब लिंक तो क्या है आपके सामने, ये जो स्क्रीनशॉट आ रहा है इसके जरिए आप देख सकते हैं, इस साइट के ऊपर दिखा है। आप कहेंगे भाई साहब ये ऐसा स्क्रीनशॉट रखा है आपने तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो देखो भाई दिखाने की कोशिश करते हैं हम आपको, है ना। तो देखिए आई होप आपके सामने अब नजर आ रहा होगा, है ना। तो देखिए डच ऑगर के आगे लिखा है डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर द वेट क्ले फाइब्रस रूट रूटेड सॉइल, है ना। और साथ में दिखा रखा है कि और भी ऑगर्स के अलग अलग नाम बता रखे हैं और सभी चीजें बता रखी है, आप इसको ऑब्जर्व करिएगा। लेकिन ये सब बातें तो धरी धरी रह गई, आरपीएससी ने तो माना जो आंसर वो माना स्क्रू टाइप ऑगर, तो हम भी याद रख लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कुछ और बात आए, आपको लगे कि नहीं उस साइट के अनुसार ही सही होना चाहिए, या जो भी आपका थॉट प्रोसेस हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेजिस्टेंस टाइम, ये सिर्फ रेजिस्टेंस टाइम लिखा हुआ आया था एग्जाम में, कि द रेजिस्टेंस टाइम ऑफ N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, हाँ वही, तो इन एटमॉस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली, अलग अलग हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, उनके हमें ग्रीन सॉरी सॉरी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP मानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हमें पता होनी चाहिए। तो वो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तो हमें याद रखते हैं हम
एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड का 300 के लगभग होता है ना। हो सकता है आपने कभी वो चीज़ें याद की होंगी, नहीं की है तो मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अभी पूछा गया कि भैया रेजिस्टेंस टाइम क्या होता है। पहली बात तो मैंने जब इसे सर्च किया तो रेजिस्टेंस टाइम ऐसा कुछ नहीं है। एटमॉस्फेयर के फिनोमेना के अंदर रेजिडेंस टाइम टर्म चलती है, रेजिडेंस टाइम टर्म चलती है। तो बताओ रेजिडेंट टाइम जो है N2 का कितना होगा? क्या बता सकते हैं आप इसका आंसर? शायद ही बता पाए आप, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर दिया गया है 120 ईयर, 120 साल दिया गया है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो वही है रेजिडेंस टाइम की, भाई कितना गैस कितने टाइम तक परसिस्ट कर सकती है एटमॉस्फेयर में, उससे रिलेट करते हैं हमसे। तो अलग अलग सोर्सेज के हिसाब से मैथेन के लिए 7 से 12 साल बताई गई है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लगभग 100 साल बताई गई है, और नाइट्रस ऑक्साइड के लिए 109 ईयर भी बताई गई है। ये अलग अलग सोर्सेज मैंने आपके सामने रखे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर किसी भी तरह से इसे कॉपी करके देख सकते हैं अलग अलग साइट पे। आपका टाइम ही खराब होगा, ज़्यादा कोई सेंस वाली बात है नहीं। लेकिन बस मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, कल को फिर आ गया, तो हमें फोकस किसके ऊपर करना है? ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर फोकस करना है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट डाटा याद कर सकते हैं, कर लेना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का एक मैंने नाम बोल ही दिया, और भी कोई अगर नाम दिमाग में आए तो वो भी चीजें याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकली एनहाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट ऑफ पोटेशियम सोडियम कैल्शियम किसमें पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा जवाब? जरा सोचिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, फेल्सपार सिलिकेट, जियोलाइट या फायरॉक्सी। बताइए क्या होगा आंसर? अब मुझे लगता है सही ही गैस किया होगा आपने, आंसर है फेल्सपार। क्यों? क्योंकि फेल्सपार के तो हमने अलग अलग ग्रुप पढ़े हैं, बिल्कुल याद किया है बैठ के अच्छे से, कि ऑर्थोक्लेस या माइक्रोक्लाइन दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं ना। मैंने आपको इसके बीच में डिफरेंस बताया था एक वीडियो के अंदर, आई थिंक पिछले वीडियो में बताया था, लेट्स प्ले अ गेम वाले वीडियो में था। ऑर्थोक्लेस के अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है, याद है? याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ऑर्थोक्लेस और माइक्रोक्लाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दोनों का फॉर्मूला होता है कि AlSi3O8, दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर अलग होता है, तो इसको तो हम आइसोमॉर्फिज्म बोल देते हैं। एल्बाइट सोडियम का होता है, एनॉर्थाइट कैल्शियम का होता है। ये बातें बेसिक बातें हैं, पता होनी चाहिए। तो यही बातें तो पूछा रहा था वो, कि बताओ पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम के एनहाइड्रस एल्यूमिनोसिलिकेट कौन है? याद रख लीजिए फेल्सपार है। ठीक है भाई साहब, बाकी ऑप्शन सेट नहीं बैठते, आगे बढ़ते हैं। लैंगमेनाइट इज अ यूनिक सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है भाई, इट कंटेन्स 3 एसेंशियल न्यूट्रिएंट, वो कौन से हैं बताओ? लैंगमेनाइट का नाम आपने जरूर सुना है, लेकिन याद नहीं आता है कि कहाँ सुना है, कहाँ पढ़ा था, है ना? क्या आपको याद आ रहा है कहाँ पढ़ा था? आप तो सॉइल साइंस के धुरंधर हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो आपको तो याद आ ही गया होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? गैस कर लिया होगा आपने आंसर? तो आंसर होगा फोर्थ, यानी KMgS। पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर। आप कहेंगे हम कैसे मान लें, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, K2Mg2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, आप कहेंगे क्या फॉर्मूला याद रखना जरूरी है? नहीं है। आपको मैं कह रहा था आपने कहीं पढ़ा तो है, कहाँ पढ़ा होगा? तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब आप पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स कभी पढ़ रहे होंगे तब वहां पे, या पोटेशियम के बारे में अच्छे से पढ़ रहे होंगे तब वहां पोटेशियम के मिनरल्स में इसका नाम आता है। सेल्वाइट का नाम आता है, सिल्विनाइट का नाम आता है, कार्नेलाइट का नाम आता है, काइनाइट का नाम आता है और लैंगमेनाइट का नाम आता है। तो ये सारे मिनरल्स अच्छे से याद रखना मेरे दोस्त, ये पूछे जा सकते हैं कि काइनाइट इज अ सोर्स ऑफ, तो अब याद रखना काइनाइट इज द सोर्स ऑफ पोटेशियम। वैसे ही लैंगमेनाइट इज द सोर्स ऑफ पोटेशियम आल्सो। तो अगर हमें पोटेशियम ही याद होता तब हमारा काम हो जाता क्या? नहीं होता। देखो पोटेशियम तो सब में दे दिया उन्होंने, मतलब इतना प्रिसाइज हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हमें इसका फॉर्मूला तक पता होना चाहिए, है ना? इसमें परसेंटेज भी अगर मैं मान लेता हूँ याद करके जाता 22.6, तब भी मेरा काम नहीं बनता, है ना? चलो खैर, फिर भी K2Mg SO4 का होल साइज, मतलब इतना ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी के दिमाग में हो तब जाके वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। चलो फिर भी अभी आपको बता रहा हूँ, और मिनरल्स को भी याद रख लीजिएगा, पोटेशियम कहाँ कहाँ देखा जा सकता है। तो ये सब बातें थी। और क्या याद रख सकते हैं हम? पोटेशियम के और भी सोर्सेज बताए गए हैं, मुझे पॉज करते हुए स्क्रीनशॉट लेते हुए पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी रख दी है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं कि द न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू ऑफ वेरियस लाइमिंग मटेरियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? लाइमिंग मटेरियल का मतलब समझते हैं, एसिडिक सॉइल है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई लाइम डालते हैं। अलग अलग मटेरियल दिए हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? गेस करिए आंसर। आंसर शुड बी आंसर शुड बी आंसर शुड बी द थर्ड वन। कैल्शियम ऑक्साइड सबसे पावरफुल है, उससे कम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उससे कम कैल्शियम डोलोमाइट, और उसके बाद मुझे ये डाटा अच्छे से याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि मुझे ये तो याद है कि कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा में मुझे 179 याद रखना है। दूसरी बात, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मेरा 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा क्यों है? ताकि मैं 136 को 36 को याद रखूं। डोलोमाइट, डोलो कब खाते हैं? जब कोई इमरजेंसी हो, इमरजेंसी हो,
डोलो 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 60 होती है ना, कोरोना के टाइम पे खूब खाई थी लोगों ने, तो डोलो से याद रखना है। इमरजेंसी, इमरजेंसी में क्या नंबर डायल करते हैं आप, 108 डायल करते हैं ना, तो 108 याद हो जाता है। कैल्साइट तो कहता है तो मैं ही तो तुम्हारा भाई हूँ, मुझे तो याद रखना ही है, मैं ही स्टैंडर्ड हूँ, मतलब 100 है। और बेसिक्स लाइक बेसिक सी बात है, दबा हुआ रह गया बेस में रह गया, बेस में ही रह गया, मतलब 86 ही है, इसका ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। तो याद कर लिया हमने इस तरह की कुछ वैल्यूज को। आगे बढ़े तो चैपेल और वुडरिफ ने एक इक्वेशन दी थी, जो मैं अक्सर बोला करता हूँ, एक लव सी मेनू, एक लव सी, एक लव लव सी, एक लव सी, इस तरह से मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को याद कराने की कोशिश की है। एक कंप्लीट वीडियो सीरीज भी है किसकी, इरोजन के ऊपर, आप चाहें तो सीरीज को आप देख सकते हैं। तो वहां आई के ऊपर पूछा है क्या होगा आई, जानते हैं क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा। आंसर शुड बी द आंसर शुड बी द आंसर शुड बी द थर्ड वन, यानी सॉइल इरोडिबिलिटी इंडेक्स, और बोलना चाहिए था, सॉइल इरोडिबिलिटी इंडेक्स कहते हैं इसे। तो इस तरह से इस स्लाइड को आप पढ़ सकते हैं, एक लव सी मेरे दिमाग में रहता है। तो ये चैपल और वुडरिफ ने जो दी है इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है, मुझे पॉज करते हुए आराम से इसे पढ़ ले में इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है द एग्जांपल ऑफ एम्फीबोल्स आर, एम्फीबोल के एग्जांपल क्या है, पायरोक्सिन के एग्जांपल क्या है, ये याद रखना जरूरी होता है। पिछले वीडियो में मैंने नेसोसिलिकेट्स वगैरह इस तरह से बातें की थी, एग्जांपल्स की बात करी थी, अच्छा चर्चा की थी अच्छे से। तो उसके बिहाफ पे बताइए कौन सा आंसर सही होगा। बच्चा बच्चा जानता है कि ऑगाइट जो है वो तो आता है पायरोक्सिन में, हॉर्नब्लेंड आता है एम्फीबोल्स में, तो मतलब इन दोनों में से एक सही है। इन दोनों में से चुनिए कौन सा सही होगा, बताइए। आंसर शुड बी द फोर्थ वन, ट्रेमोलाइट भी आएगा और एक्टिनोलाइट भी आएगा। तो हॉर्नब्लेंड, एक्टिनोलाइट और एंसेटाइट मेरे ख्याल से ये पायरोक्सिन का एग्जाम्पल है। इन डिटर्मिनेशन ऑफ अवेलेबल पोटेशियम बाय, अभी हम नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो आपके सामने यही आएगा कि पोटेशियम डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो पोटेशियम डिटर्मिनेशन के अंदर रेशो क्या रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी कितनी ली है और एक्सट्रैक्टेड कितना लेना है, उसका रेशो क्या है। 5 ग्राम मिट्टी लेते हैं, 25 ml हम न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिड लेते हैं, तो 5 और 5 गुना है ना, तो 1:5 शुड बी द राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। द न्यू इंटीग्रेटेड, न्यू क्यों बोला है, पुराना अलग था क्या, हाँ भाई। तो न्यू इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, बताइए। पॉज कर लिया होगा, मुझे आंसर गेस कर लिया होगा आपने, आंसर रिवील कर रहा हूं, आंसर शुड बी द 2008, 2008 है। तो भाई साहब ये तो न्यू की बात हुई, तो पुराने कब आए थे, पुराना आया था IWDP कहा था उसे, डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो आया था 1989 से 90 के अंदर। 2001 में इसके अंदर चेंजेस हुए, फिर 2008 के अंदर IWMP कर दिया इसे। ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देखेंगे तब भी वहां पे आपको अब IWMP ही दिखेगा, एमपी मतलब मैनेजमेंट प्रोग्राम ही दिखेगा आपको। तो ये कब से हुई है शुरुआत, 2008 से हुई है। हिंट क्या है हमारे लिए, सतर्क हमें क्या रहना है, हमें सतर्क ये रहना है कि जो भी राजस्थान में सिंचाई और भी सिंचाई या इरिगेशन या और भी अलग तरह के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमें उन्हें अच्छे से पढ़ना है, समझना है, याद करना है। क्यों, क्योंकि इनके ईयर्स हमसे पूछे गए हैं 2022 में, तो इस साल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और भी जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में मैंने इनको याद करने की ट्रिक्स भी बताई थी, हिस्ट्री ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का एक वीडियो है, प्लीज उसे देखिएगा, बहुत मजेदार, मुझे मेरा पर्सनली बहुत मजेदार वीडियो है, मुझे मुझे अच्छा लगता है अपना खुद का वीडियो, क्योंकि वो उस वीडियो में मैंने बहुत ट्रिक्स ऐसी बताई हैं और ऐसा आवाज चेंज कर करके मैंने कुछ हरकतें की है उसके अंदर, ताकि आप याद कर सके। चलो खैर, टाइम मिले तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। द हाफ लाइफ ऑफ 2 रेडियो आइसोटोप्स, 32 फॉस्फोरस और 33 फॉस्फोरस के अंदर हाफ लाइफ बतानी है। हाफ लाइफ क्या होती है, ऐसा पर्टिकुलर टाइम जिसके बाद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आधा रह जाता है। मेरे पास 100 ग्राम था और मैं पर्टिकुलर 14 दिन बाद वापस आया, तो वो 50 ग्राम ही रह गया, कहाँ गया, हवा में रेडिएट कर दिया उसने। तो इसका मतलब वो हाफ लाइफ का मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिसके बाद वो आधा रह जाता है। तो वो आधा मतलब हाफ पीरियड कितना होगा ये बताना है आप कहेंगे हाँ भाई समझ आ गया दिवाकर, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, नहीं थी भाई, तो अच्छी बात है, लेकिन इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट होगा। आप कहेंगे कहाँ से याद कर सकते हैं, तो यहाँ से याद कर सकते हैं। P32 का याद रखना, 14.3 जो अभी पूछ लिया गया। सबसे ज्यादा देखो किसका है, सबसे ज्यादा किसका है, रेडियम का है, 1620 साल, याद रखना। और सबसे कम किसका है, तो मुझे लगता है P32 का ही है ना। P32 के अलावा 14.3 दिन से कुछ कम है क्या, 8 दिन भी है, आयोडीन वाला भी है ना। आयोडीन तो फिर हाँ घंटों में भी है, देखो पोटेशियम और सोडियम के, तो पोटेशियम मेरे ख्याल से सबसे कम रखता है, पोटेशियम 42 सबसे कम रख रहा है, ठीक है। चलो कार्बन 14 का भी देखो, ये आ रहा है PhD में पूछा गया है, तो फिर 5730 ईयर्स भी याद रखना है। चलो ये सबसे मैक्सिमम हो गया फिर। तो सबसे ज्यादा कौन है, कार्बन 14, उससे कम कौन सा, रेडियम, और सबसे कम कौन सा, पोटेशियम 32। पूछा क्या गया,
फास्फोरस 32 पूछा गया है। ठीक है भाई, ये थे हमारे कुछ पर्टिकुलर रेडियो आइसोटॉप्स और उनके पर्टिकुलर हाफ लाइफ पीरियड, याद रखना जरूरी है। द ऑर्गेनिक फास्फोरस इज मोस्टली लोकेटेड इन विच फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल। आ गया ना, फिर से एक और अलग तरह का क्वेश्चन। ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन अक्सर मतलब AR और AR में मैंने पेपर में देखे, तो मुझे लगता है कि भाई साहब ये क्या आ गया, है ना, क्योंकि हम जो पढ़ के जाते हैं इनके टेबल्स, इनके डेफिनेशंस, उससे कुछ अलग ही पूछ लिया जा रहा है। तो फिर से पूछ रहा है कि ऑर्गेनिक फास्फोरस आप जो पढ़ के आते हो ना, कि 20 से 80% भी हो जाता है कभी-कभी इसका प्रोपोर्शन, तो 20% लगभग ऑर्गेनिक फास्फोरस होता है ना? मेनली तो फास्फोरस इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, लेकिन 20% कभी-कभी कहीं न कहीं हम देखते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में भी है। इनोसिटॉल फॉस्फेट जिसे आप कह देते हैं, है ना? तो आपको बता रहा है कि ये कौन से ह्यूमस फ्रैक्शन में ज़्यादा होता है? बताइए, गेस करिए अपना आंसर। अब इसको मैंने जब रिसर्च की तो मैंने पाया, कुछ रिसर्चेस कहती हैं फल्विक एसिड, कुछ रिसर्चेस कहती हैं ह्यूमिक एसिड। आरपीएससी कहता है फल्विक एसिड, तो हम याद करेंगे फल्विक एसिड। डन है? ठीक है भाई, कल को फिर आ जाए तो हम फल्विक एसिड लगा के आएंगे आंसर, ये मेरा कहने का मतलब है। इस क्वेश्चन का जवाब आप इजीली समझ सकते हैं, पॉज करिए, पढ़ लीजिए मुझे एक बार। पढ़ लिया होगा आपने। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर की 5 किलोमीटर की जो अर्थ क्रस्ट है उसमें ज्यादा कौन सा रॉक होती है? पेडोलॉजी का रिवीजन किया हुआ है आपने? किया होगा तो आपको याद होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स 75% है, 18% क्या है? इग्नियस रॉक है। तो भाई साहब उन 75% में 52% कौन था? शेल था ना, तो शेल था तो आंसर शुड बी द फोर्थ वन। डन। ग्रेनाइट कहां से आ गया? ये तो इग्नियस रॉक है ना। चलो खैर, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, रीजन समझ आ गया क्यों इसका आंसर शेल है। आ गया? नहीं आया है तो प्लीज जाइए पेडोलॉजी पढ़िए, एक बार फिर रिवाइज करिए, फिर समझ आ जाएगा। अवेलेबल पोटेशियम को कैसे कन्वर्ट करते हैं? बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अक्सर मैं इसकी बात करता हूं कि K इज कन्वर्टेड इनटू K2O। क्या निकाल रहा है? K2O निकालना है, तो कुछ बड़ा फैक्टर निकालना हो। K छोटा सा वर्ड है, K2O बड़ा वर्ड है, तो मैं कुछ बड़ा वर्ड निकालना है तो कुछ बड़ा फैक्टर मल्टीप्लाई करना होगा। बड़ा फैक्टर कौन सा? तो 1.20 मल्टीप्लाई करना होगा। आप कहेंगे कि यार हमने तो 2.29 भी पढ़ रखा है, तो वो वहां है कि जब आप P2O5 निकालना चाहते हो, कॉन्सेप्ट वहां भी कॉन्सेप्ट वहां भी वही लग रहा है कि भाई फास्फोरस को P2O5 बड़ा फास्फोरस P2O मतलब बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं ना, बड़े वैल्यू नहीं मतलब बड़ी चीज निकाल रहे हो P2O5 जैसे कुछ बड़ा कुछ निकाल रहे हो, तो उस कंडीशन में आप 2.29 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे दूसरा फैक्टर क्या था? वहां पे 4.3 और 0.83 जैसे फैक्टर भी आ जाते हैं। तो आई होप आपको वो दिमाग में क्लिक कर गए होंगे, चारों कन्वर्जन फैक्टर क्लिक कर गए होंगे। तो कर गए हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या क्लिक किया आपके दिमाग में, और लास्ट क्वेश्चन का जवाब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई साहब टेक्सचुअल क्लासेस जो है उसका लेबोरेटरी मेथड किसने दिया था? लेबोरेटरी मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ क्लासेस ऑफ, है ना, ये किसने दिया था? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। सॉइल साइंस का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, आई एम रियली 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 श्योर दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। किस तरह का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ भी मन में आपके चल रहा हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।